एपिसोड की शुरुआत करने से पहले एक बार ये देख लो, आप में से 84.2% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया यार? अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ही कर लो, इसमें तुम्हारा क्या ही जाएगा। एनीवेज, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके, तो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब हम किन को देखते हैं जो गुस्से में फैंग के पास आता है और उसे एक शीट दिखाते हुए कहता है, फिर से इन लोगों ने रैंकिंग में मेरा नाम नहीं लिखा है। जिस पे फैंग कहता है, तुम चुप हो जाओ, गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है। मुझे नहीं पता किसने मुझे फ्रेंचाइज सेबर किंग का टाइटल दे दिया। मैंने मार्शल आर्टिस्ट क्लब को कॉल किया, मगर उन लोगों ने मेरे कॉल को कट कर दिया। अब पूरी दुनिया को मेरे इस नाम के बारे में पता चल चुका होगा। तुम इंतजार करो, मैं उन्हें कैसे मजा चखाता हूँ। ये सुनकर किन कहने लगता है, तुम मुझे वो फ्लावर दे दो, इससे मैं रैंक 6 में ब्रेक थ्रू कर लूंगा और अपने फादर ग्रैंडफादर मास्टर के डेथ का बदला ले पाऊंगा। उसके बिना तो मैं यूजलेस हूँ। ये कहते हुए वो उसका पैर पकड़ लेता है और रोना शुरू कर देता है। ये देखकर फैंग कहता है, तुम अब मेरे सामने एक्टिंग करना बंद करो। तुम्हारे इस एक्टिंग से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुम यहाँ से दफा हो जाओ और खुद जाकर एक्सचेंज करो अपने सामान के बदले। ये सुनते ही किन खुशी में वहाँ से चला जाता है एक्सचेंज करने। ये देखकर सॉन्ग कहता है, यहाँ हो क्या रहा है? फैंग ने तो वेबसाइट को सेट किया है जहाँ तुम कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो। जिस पे वॉन्ग कहता है, हो सकता है इसे उस बारे में पता ना हो, या फिर ये फैंग से कुछ छुपाना चाहता है। अब उसके बारे में भूल जाओ और जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसे करो। फिर सॉन्ग आकर पूछता है, क्या माऊ वाले अभी भी इंस्ट्रक्टर को एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये सुनकर फैंग उससे पूछता है, क्या तुम ग्रैंड मास्टर के हाथों से मरना चाहते हो? जिस पे सॉन्ग उसे बताता है, मुझे प्रिंसिपल यहाँ पर आने को बोले है, मैं माऊ में आया हूँ ताकि जॉब के लिए अप्लाई कर सकूँ। जिस पे फैंग कहता है, ठीक है, मगर तुम अपना रेज्यूमे भेज देना और ग्रेजुएट होते ही तुम काम शुरू कर सकते हो। अब से मैं तुझे ट्रेन करने वाला हूँ, इसीलिए एनर्जी रूम में चलो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वो फ्री है। जिस पे सॉन्ग पूछता है, क्या हम ट्रिपल कल्टीवेशन करने वाले हैं? ये सुनकर फैंग गुस्से में कहता है, तुम्हारा माइंड इतना डर्टी क्यों है? मैं तो तुम्हारा सांजिनो गेट बंद करवाने में हेल्प करने वाला था। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ सॉन्ग कहता है, फैंग तुम एनर्जी रूम में पिछले 10 दिनों से हो और तुम गेट को बंद भी करने वाले हो। फिर फैंग उन दोनों की मदद करना शुरू कर देता है और मन ही मन काफी इरिटेट था कि उसका हर मिनट मिलियंस में पैसे जा रहा है इन दोनों के कारण से। उसके बाद वो रुक जाता है। ये देखकर वो दोनों पूछने लगते हैं, तुम रुक क्यों गए? अभी तो तुम्हारा गेट लगभग बंद ही हो गया था। जिस पर फैंग कहता है, हल्का इंतजार करो, मैंने ग्रास मून को खाया है ताकि मैं अपने मेंटलिटी को बढ़ा सकूं। जब मैं अपने लिमिट पर पहुंच जाऊंगा तब मैं गेट को बंद कर दूंगा। मुझे लगता है एनर्जी स्टोन्स पर डिपेंड रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब मैं वाइटलिटी गेट को बंद कर दूंगा तब एक न्यू एनर्जी निकलेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं स्कूल के रूफ टॉप पर जाकर कल्टिवेट करूंगा। हेवन और अर्थ के ज्यादा क्लोज रहने से मुझे शायद हेल्प मिल जाए। ये सुनकर वोंग समझ जाता है ये फिर से शो ऑफ कर रहा है। अब फैंग रूफ टॉप पर पहुंच जाता है और ब्रेक थ्रू करने के लिए कंसंट्रेट करना शुरू कर देता है। उसे देखकर सभी स्टूडेंट आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और जब उसे डीन देखते हैं तब वो मनी मन सोचते हैं, जब भी ये ब्रेक थ्रू करने वाला होता है तब इसे शो ऑफ करना जरूरी होता है। तभी सरीना हैरानी से पूछती है, इसके लास्ट ब्रेक थ्रू को तो सिर्फ 50 दिन हुए हैं, क्या ये पागल हो गया है? जिस पे लायन कहते हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ रैंक 7 को टारगेट नहीं कर रहा बल्कि उसके साथ साथ गोल्डन बॉडी को भी टारगेट कर रहा है। डीन कहते हैं, जब मैं रैंक 7 पर था तब ये रैंक फर्स्ट पर था और अभी भी मैं रैंक 7 पर था, तब ये रैंक 7 पर पहुंचने ही वाला है। तभी लायन देखते हैं फैंग का वाइटलिटी गेट क्लोज होने वाला है मगर वो मूव नहीं कर रहा होता है। जिस पे सरीना बताती है टाइम ले रहा है ताकि ये लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। तब डीन चिल्लाते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है बल्कि वो डार्क मून ग्रास को खा रहा है। जिस पे सरीना पूछती है, क्या वो अपने मेंटलिटी को मटेरियलाइज करना चाहता है, मगर क्यों? इधर फैंग ग्रास खाकर अपने मेंटलिटी को लिमिट पर पहुंचा देता है। फिर फैंग पूरा ध्यान लगाते हुए गेट को सील कर देता है। ऐसा करते ही हर जगह गोल्डन शाइन होने लगता है। ये देखकर किसी को भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर 3 गेट दिखना शुरू हो जाता है। कुछ देर में फैंग को हाउसेस दिखना भी शुरू हो जाता है। सभी लोग सोचने लगते हैं, क्या ये फैंग का हाउस है? सरीना देखती है उसके अंदर उसकी फैमिली भी दिख रही है। जिस पे डीन पूछते हैं, क्या एक मार्शल आर्टिस्ट ऐसी पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं? जिस पे सरीना कहती है, एक मार्शल आर्टिस्ट कैटाकॉम्ब में मारा जाता है, ये एक ऑनर की बात होती है, मगर हर इंसान ऐसी लाइफ जीना चाहता है। फिर देखते ही देखते उसका घर सिटी में चेंज हो जाता है। तभी वोंग देखता है ये तो उनका सिटी नहीं है बल्कि हल्का अलग है। तब वो पूछता है, कहीं फैंग का ये एक आइडिया तो नहीं है कि फ्यूचर ऐसा होने वाला है और उसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी? जिस पे सॉन्ग बोलता है, मुझे पता था फैंग अलग है, कहीं ये सेलेस्टियल एम्परर तो नहीं है, ये एक ट्रू मार्शल आर्टिस्ट और लीडर है। इधर फैंग उदास होते हुए सोचता है, मैं एक लूजर हूँ
मैं मरने से बहुत ज्यादा डरता हूँ, दिखावा करता हूँ, लेकिन मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। मुझे डर लगता है कहीं मैं अपने साथियों को अपने आंखों के सामने मरते हुए ना देखूं। मगर मैं चाहता हूँ इस दुनिया में वॉर ना हो और ये हमेशा के लिए पीसफुल रहे। मैं फैंग इस दुनिया का भला करना चाहता हूँ। इसके साथ ही फैंग रैंक 6 मिडल पर पहुंच जाता है और उसने अपने मेंटेलिटी को मटेरियलाइज कर चुका था। फैंग अभी रैंक 7 के बराबर था, मगर वो ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। जब ये सभी चीजें बाकी सभी टीचर्स देखते हैं तब वो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। उसका ऐसे करते ही उसके बारे में हर कोई बात करने लगता है। ये सुनकर फैंग के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर फैंग टीचर्स को देखता है जो काफी गुस्से में थे और पूछता है, आप सभी इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? वैसे मैं आप सभी को सरपास करने वाला हूँ। आप सभी एक टीचर कैसे हो सकते हैं? आप सभी के पास मेरे इतना मेंटेलिटी नहीं है। ये सुनकर डीन गुस्से में पूछते हैं, तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाले हो इस बारे में तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम एक रैंक 7 नहीं हो, क्योंकि रैंक 7 वाले सिर्फ अपने मेंटेलिटी पर डिपेंड नहीं रहते बल्कि फिजिक पर भी ध्यान देते हैं। जिस पर फैंग कहता है, मैं तो मिडिल रैंक पर हूँ, मेरे पास गोल्डन बॉडी है और मेरी मेंटेलिटी 9000 से भी ज्यादा है और मैं हेवन और अर्थ के पावर को भी इकट्ठा कर सकता हूँ। ये सुनकर डीन गुस्से में वहाँ से दफा होने को बोलते हैं। तब फैंग वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे वोंग से भी मिलना है और आगे का प्रैक्टिस पर भी ध्यान देना है, इसीलिए मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर फैंग पहुंच जाता है अपने साथियों की हेल्प करने और बुक में टेक्निक को देखते हुए पूछता है, इन सभी टेक्निक्स के नेम इतने एम्बैरेसिंग क्यों है? जिस पे वोंग कहता है, नाम से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारा मकसद है अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना। बाकी के टेक्निक्स को यूज करके हो सकता है तुम कॉम्बैट ना सीख पाओ और उतने पावरफुल भी ना हो पाओ। फिर फैंग उस बुक को बंद करते हुए कहता है, मेरे पास अब कोई भी उम्मीद नहीं है, मैं उसे आधा भी सीख लूँ तो मैं वीक नहीं रहूंगा और कैटाकॉम्ब के मार्शल आर्टिस्ट भी तो 100% नहीं दे पाते हैं। मेरा मेंटेलिटी रैंक 7 के बराबर है, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अपने दुश्मनों को आसानी से मार पाऊंगा। जिस पे वोंग कहता है, हर चीज फाइट के लिए नहीं होती है, तुम्हें ये बात सीखनी चाहिए। तब फैंग कहता है, मार्शल आर्टिस्ट का बैटल डिपेंड करता है एक्सपीरियंस, कंट्रोल, टैलेंट और जजमेंट पर, लेकिन कैटाकॉम्ब में फाइट करते हुए हमारे मौत का सवाल उठ जाता है। उसे बचाने के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, इसीलिए एक हिसाब से टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस पे वोंग कहता है, अगर तुम ऐसे ही फाइट करते रहे तो तुम कॉम्बैट टेक्निक को भूल जाओगे, तुम्हें तो आदत हो गई है अपने दुश्मनों का सर कुचलने का और उन्हें जान से मारने का, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। लास्ट बैटल में तुमने बंदों को कैसे मार दिया था और तुरंत ही अपने मेंटेलिटी और वाइटलिटी को हील कर लिया था। अगर तुम उस दिन अपना ऑरा छुपा कर बैठे होते तो मैं सॉन्ग और बंदे का ध्यान भटका देते, तब तुम आसानी से जान से मार सकते थे। ये सुनकर फैंग पूछता है, इसका मतलब मैं एक असासिन हूँ? जिस पे वोंग कहता है, हर मार्शल आर्टिस्ट एक असासिन है, देखा जाए तो हम कुछ पैसों के लिए दूसरों की जान लेते हैं। अभी वो दोनों ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ रूफ टॉप पर ब्रेक थ्रू करने के लिए। फैंग सोचने लगता है, ये बंदा कब से शो ऑफ करने लगा, कहीं ये मेरे संगत का असर तो नहीं है। इधर हम जी को देखते हैं जो सफाई करते हुए सोच रही थी, जब से फैंग कैटाकॉम्ब से वापस आया है तब से वो मुझे दिखाई नहीं दिया। पहले तो मुझे लगा था कोई दूसरी लड़की उसे सेड्यूस करने का ट्राई कर रही होगी, मगर अब मुझे ऐसा नहीं लगता। 3 बंदे एनर्जी रूम में 20 दिन से एक साथ कल्टीवेट कर रहे हैं। फैंग को वैसे भी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि अभी वो ये सब सोच ही रही होती है। तभी वहाँ पर किन आ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा? चलो मैं एक अच्छा सा न्यूज बताता हूँ, मैं ऊपर स्टेज 5 पर पहुंच चुका हूँ। जिस पे जी कहती है, फैंग यहाँ पर नहीं है। जिस पे किन कहता है, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है वो यहाँ पर नहीं है। मैं बहुत टाइम से कल्टीवेट कर रहा हूँ, मगर वो मुझे हर बार अपने अचीवमेंट से कुचल के रख देता है, इस कारण से मैं अपने आप को दूसरों के सामने बड़ा नहीं दिखा पाता हूँ। एवरीवन मेरी तरफ देखो, मैं अपर स्टेज 5 रैंक पे पहुंच चुका हूँ। ये सुनकर सॉन्ग, फैंग और वोंग उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर वो तीनों उसे बताने लगते हैं कैसे वो सब भी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं, कोई मिडल रैंक 6 पर है तो कोई अपर स्टेज पर। ये सुनकर तो किन वापस से अपने आप को उन सभी के सामने छोटा समझने लगता है, लेकिन साथ ही साथ ये सब सुनकर किन और ज्यादा मोटिवेट हो चुका था रैंक 6 बनने के लिए। इधर फैंग जी के पास आकर उससे यहाँ आने का रीजन पूछता है, तब वो उसे बताती है क्योटो में यूथ कंपटीशन होने वाला है, इसीलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनकर फैंग खुश होते हुए वहाँ से जाने के लिए मान जाता
जाता है। फैंग खुद भी बहुत ही क्यूरियस था उन लोगों से मिलने के लिए। उसके बाद फैंग पहुंच जाता है क्योटो, जहां वोंग बताता है सॉन्ग तो माओ वापस जा चुका है, चलो हम जाकर अपने वेन्यू को चेक करते हैं। तभी फैंग वहां पर एक कार को देखकर बहुत ही शॉक्ड होता है। ये कार किसी और का नहीं बल्कि मोटे का था। इधर मोटा हंसते हुए कहता है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं तुझे राइड देता हूँ। तब फैंग पूछता है, तुम यहाँ पर हमें क्यों लेने आए हो? तब वो कहता है, बैठ भी जाओ, मुझे रास्ता अच्छे से पता है, मैं रैंक 6 पर हूँ, ना कि कोई बच्चा हूँ जो रास्ता भटक जाऊंगा। वैसे वो टकला यहाँ पर नहीं आएगा, मैंने तो इस बार 2 रैंक 6 को मारा है। फिर फैंग कहता है, वो सिर्फ रैंक 5 पर है, इसलिए वो यहाँ पर आने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसा तुम टकले के अच्छे दोस्त बन चुके हो। वैसे ये कंपटीशन कहाँ पर होने वाला है? तब मोटा बताता है, हेडक्वार्टर में होने वाला है और वहाँ पर सभी कोई आ चुके हैं, सिर्फ गॉड्स ऑफ पैराडाइज के अलावा। जिस पे फैंग पूछता है, आखिर ये पैराडाइज क्या है, कोई फॉरेन गैंग है क्या? ये सुनकर मोटा बताना शुरू करता है, इसके अंदर 6 पार्टी इन्वॉल्व है, कुछ तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ खुद के फोर्स को, और उनका बाहर की दुनिया में कोई भी रेपुटेशन नहीं होता है। और 30 फॉरबिडन स्पॉट है जहाँ से तुम कैटाकॉम्ब में एंटर किए जा सकते हो, जो भी स्ट्रॉन्ग होता है वो जीत जाता है। ये सालों से चलता आ रहा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि इस दुनिया में बहुत से स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तुम हमें ही देख लो, हमारे पास 4 बंदे ऐसे हैं जो कि पीक रैंक 6 पर है। और फैंग तुम इस बार बच कर रहना, यांग फैमिली ने भी इस बार कुछ लोगों को भेजा है। ये सुनकर फैंग गुस्से में कहता है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी पता है मैंने इस देश में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, मगर इस यांग फैमिली को हमेशा मुझसे दिक्कत होती है। फिर मोटा उन्हें यांग फैमिली के बारे में और ज्यादा बताने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फी को देखते हैं, जो डर के माहौल में खड़ा हुआ था, जो कह रहा था वो सभी यहाँ पर आते ही होंगे। जिसपे एक इमी नाम का बंदा कहता है, मुझे डर है कि कहीं मैं उन्हें जान से ना मार दूं। ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, जब स्ट्रॉन्ग लोग फाइट करते हैं तब बात आ जाती है डेथ और लाइफ की। मैं अभी पीक लेवल 6 पर हूँ, इसीलिए मेरे साथ ये छोटे मोटे गेम्स खेलने के बारे में सोचना भी मत। ये सब सुनकर जीसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि उस बंदे का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा मिनिस्टर का ग्रैंडसन है। फिर इमी आकर एक दूसरे बंदे को परेशान करने लगता है, तब वो बंदा उसे दूर रहने को बोलता है, जिसपे वो और ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है, तुम अपने बैकग्राउंड का यूज करना बंद कर दो। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है, जहाँ मोटा कहता है, तुम इन दोनों को देख रहे हो, ये दोनों यंग फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो उस बच्चे को परेशान कर रहा है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए उसे संभल के रहना। तभी इमी उनके ऊपर अटैक कर देता है, मगर सॉन्ग उसके अटैक को रोक देता है। तब फैंग उसके पास जाने लगता है, जिसपे इमी उससे पूछता है, क्या तुम्हारा नाम फैंग है? तब फैंग कहता है, हाँ मेरा नाम फैंग है, और तुमने बिना किसी रीजन के मेरे ऊपर अटैक क्यों कर दिया? ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। जिसपे वो कहता है, मैं तो सिर्फ खेल रहा था, अगर तुम्हें लड़ने का मन है तो आ जाओ अपने स्वॉर्ड को लेकर। तब फैंग कहने लगता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपने सेबर का यूज करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर स्लैश करूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें सबसे पहले भागना पड़ेगा। ये कहते हुए उसके आसपास और इकट्ठा होने लगता है और इमी उसके अटैक और डॉज तक नहीं कर पाता। फिर फैंग स्माइल करते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ खेल रहा था, अगर मेरे से कोई भी गलती हुई हो तो माफ कर देना, और किसी को ज्यादा खेलने का मन है तो मुझे बता देना। ये देखकर सब हैरानी से पूछते हैं, क्या इसे खेलना कहते हैं? ये तो अपने पावर का इनडायरेक्टली शो ऑफ कर रहा है। फैंग का ये रूप देखकर इमी कहने लगता है, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर कोई मेरे से भी ज्यादा एरोगेंट है। जिस पे फैंग कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था, हम दोनों तो सेम साइड पर है, फिर हम फाइट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ज्यादा एनर्जी होता है, मैं उसे कैटाकॉम्ब के पर्सन्स को मारने में लगाता हूँ, ना कि यहाँ पर। ये सुनकर इमी उसके हाथों को दबाते हुए कहता है, सही कहा तुमने, हम दोनों सेम साइड पर है, अगर हम फाइट करना चाहते हैं तो साथ मिलकर कैटाकॉम्ब के लोगों से फाइट करेंगे। फैंग, मैंने तुम्हारा नाम बहुत ही सुना है, तुमसे रियलिटी में मिलकर अच्छा लगा। उसके बाद फैंग भी उसकी झूठी तारीफ करने लगता है और यिमी भी। ये देखकर बाकियों को तो समझ ही नहीं आता आखिर इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तभी फैंग की नजर याओ पर जाती है, जहां वो भी इस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए आया होता है। अब हम देखते हैं कमांडर को, जो मिलिट्री एकेडमी के प्रिंसिपल से कह रहे होते हैं, प्रिंसिपल नान अभी कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और आप चाहती है अभी हम स्टूडेंट्स को चेंज कर दे, आखिर आप मेरे से क्या करवाना चाहती है? हमने सभी को बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट किया हुआ है। ये सुनकर प्रिंसिपल नान उनसे बहस करने लगती है। अब हम इमी को देखते हैं, जो फैंग से फ्रेंडली होते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता वोंग और सॉन्ग माओ स्कूल के लिए कुछ भी ज्यादा कर पाएंगे, वो सभी तो सिर्फ मिडिल स्टेज पर है, क्यों ना हम याओ को ही उन दोनों से फाइट करने दे। फिर वो मनी मन सोचता है, फैंग तो बहुत ज्यादा बहादुर है,
मुझे नहीं लगता मैं उसके सामने टिक पाऊंगा, मगर बचे हुए दो को तो मैं आसानी से हरा सकता हूँ। तभी याओ इमी को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। ये सुनकर इमी भी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर याओ अपने मेंटेलिटी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। सब ये देखकर बहुत ही शॉक्ड होते हैं कि इसने अपने मेंटेलिटी को मेस्मराइज कर लिया है। तब कमांडर उन्हें रोकने के लिए जाने लगते हैं, मगर बाकी के टीचर्स उन्हें रोक लेते हैं। इधर याओ आगे बढ़ने लगता है, तब फैंग उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लगता है उसके इस अचीवमेंट के लिए। फिर याओ पूछता है, मैं पिछले लाइफ में तुम्हारा जनरल था क्या? ये सुनकर फैंग शॉक्ड होता है कि ये उन बेवकूफों की बात में आ गया। तभी वहाँ पर फॉरेन पार्टिसिपेंट्स आ जाते हैं, जिनका वेलकम करने को कहा जाता है। हम सामने से दो बंदों को आते हुए देखते हैं, जिसमें से एक का नाम कैरेमैन था और लंबे वालों का नाम रोजेल। वो आते ही अपनी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं। ये देखकर फैंग हैरानी से पूछता है, ये सब चाइनीज कैसे बोल रही है? ये तो फॉरेनर्स है ना? जिस पे मोटा उसे बताता है, जब ये यहाँ पर आए होंगे तब उन्हें सिखाया गया होगा। वैसे भी चाइनीज कैटाकॉम के लैंग्वेज से आसान होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कहने लगती है, चाइना को रैंकिंग्स को बाहर निकालना चाहिए ताकि पता चल सके नंबर 1 पर कौन है। जिस पे मोटा कहता है फैंग ही होगा, वो इतने कम टाइम में ग्रैंड मास्टर के पोजीशन पर पहुंच चुका है। ये बात रोजेल और कैरामोन के कानों तक पहुंच जाती है, जो कहने लगते हैं, अच्छा तो ये वही फैंग है जो कि चाइना में नंबर 1 पे चल रहा है। मुझे लगा नहीं था स्टार सिटी के बंदे भी इतने ज्यादा आगे निकल जाएंगे। तभी फैंग मोटे को शांत करवाते हुए कहता है, तुम चुप हो जाओ, ये सब हमारे गेस्ट है, इसीलिए हमें उनका सबसे पहले वेलकम करना चाहिए। तब मोटा कहने लगता है, मगर तुम बहुत ज्यादा कैपेबल हो, तुम्हारी तारीफ कौन ही नहीं करेगा, तुम्हारी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। जिस पे फैंग कहता है, मेरी तारीफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर वोंग हंसने लगता है और कहता है, ये तो फिर से नाटक करने लगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। और हाँ, वीडियो का लाइक है मैं 2.5 के, अगर ये पूरा हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।